Hello everyone, welcome to Learning Spot by Mehak. So today we are going to cover part 10 of NTA UGC NET series जहाँ पे हम पेपर 2 कॉमर्स के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे for 2023 and 2024. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब लर्निंग स्पॉट बाय महक. Now, first question, which of the following type of companies issue ULIP? ULIP होता है Unit Linked Insurance Plan. तो भाई यहाँ पे ये इंश्योरेंस प्लान है तो कौन से टाइप की कंपनी ये इशू करेगी? तो बेसिक आंसर है हमारा इंश्योरेंस कंपनीज. ठीक है. Insurance refer to the promise given by one party to save another party from the loss which might occur in the future date, and insurance company are the insurers who promise to compensate for the losses. ठीक है. The unit link insurance plan is abbreviated as ULIP and ये कौन provide करता है? हमारी insurance companies, which can be defined as a combination of both life insurance as well as investment. ठीक है. ये जो हमारी ULIP प्लान है, ठीक है, ये एक तरह से लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज इन्वेस्टमेंट दोनों का ही काम करता है. Now next question, which of the following statement is true? Lack of human resource is a unsystematic risk. Lack of managerial ability is a unsystematic risk. तो देखो systematic risk होता है जो broad market factors पे attributed होता है, ठीक है, बट जो unsystematic risk होता है वो specific to a company और industry level पे होता है, ठीक है. तो लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लैक ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी दोनों ही हमारी क्या है? अनसिस्टमैटिक रिस्क है. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा सी, बोथ 1 and 2. Risk refer to any future uncertain event which might cause a loss or damage to a property. और यहाँ पे रिस्क बहुत सारे होते हैं, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, ठीक है. और अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है फाइनेंशियल नेचर का रिस्क विच कैन डिक्रीज बाय वे ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, या लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी दोनों ही हमारे अनसिस्टमेटिक रिस्क में आ जाते हैं. Now next question, which of the following statement is false? IRDA consists of 12 member all appointed by Government of India. ये statement हमारी false है. IRD में total 10 members होते हैं, ठीक है. और हेडक्वार्टर ऑफ IRDA इज लोकेटेड इन चेन्नई. नहीं, चेन्नई में नहीं है, हैदराबाद में है. तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स. IRD हमारी होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एज वेल एज अपेक्स बॉडी है विच रेगुलेट एंड सुपरवाइज द इंडस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, इन इंडिया. तो IRD में टोटल 10 मेंबर्स है और सभी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करती है और इसका हेडक्वार्टर है हमारा हैदराबाद में. Now next question, what is a pricing that starts with the ideal selling price called? अभी अगर हम आइडियल सेलिंग प्राइस की बात करें तो वो एक तरह से टारगेट प्राइसिंग होता है कि जो हम एक टारगेट सेट करते हैं कि हमारा प्राइस जो है इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा टारगेट प्राइसिंग. यहाँ पे हमारे मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. प्राइस एक तरह से प्राइस मिक्स में होता है कि हमें क्या प्राइस अपने गुड्स और सर्विसेज का रखना है, ठीक है, उसके रिलेटेड फर्म को डिसीजन लेना होता है, ठीक है. तो टारगेट प्राइसिंग रेफर्स टू द प्राइसिंग दैट स्टार्ट्स विद एन आइडियल सेलिंग प्राइस, ठीक है. मींस हमारा आइडियल सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, तो वो हमारा एक तरह से टारगेट प्राइसिंग होता है. Now next question, what is a abbreviation of AIO?
तो ये कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे AIO का मतलब है एक्टिविटीज, इंटरेस्ट एंड ओपिनियन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, एक्टिविटी, इंटरेस्ट एंड ओपिनियन. Consumer behavior refers to the process in which the potential consumers will take decision about what to buy, timing of purchase, where to buy, from whom to buy goods or services. तो basically consumer behavior में ये सारे decisions आ जाते हैं जो एक consumer को लेने होते हैं, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल, फिजिकल और सोशल बिहेवियर कैसा रहेगा रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसमें ये एक कंसेप्ट हमारा आ जाता है AIO. AIO की फुल फॉर्म है एक्टिविटीज, इंटरेस्ट एंड ओपिनियन. ये एक तरह से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी इंडिविजुअल के which are used by the market researcher in order to build the psychographic profile of the person in the researches. Now next question, which of the marketing of service is it difficult to conduct promotional activities? अभी कहाँ पे promotional activities करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है? तो यहाँ पे NGO, एजुकेशन इंडस्ट्री, लेयर सर्विस इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर. तो यहाँ पे अगर हम देखें एजुकेशन इंडस्ट्री में भी प्रमोशंस होती हैं, लेयर सर्विस इंडस्ट्रीज में भी होती है, पब्लिक सेक्टर में भी हम एक तरह से प्रमोशन एक्टिविटीज करते हैं. बट जो NGO है, NGO के लिए थोड़े प्रमोशनल एक्टिविटीज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा A, NGO. Now next question, the optimization of the search page engine refers to each page of a website for a design, amount of links coming into your website, programming keywords into a website, the number of search engine sites in a website. तो अभी सर्च पेज इंजन को हम क्या बोलेंगे, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा C, प्रोग्रामिंग कीवर्ड्स इनटू अ वेबसाइट. Online marketing refers to the combination of various tools and methodologies which are used for the promotion of goods and services through the internet. It is also known as digital marketing, internet marketing, search engine marketing. Search page optimization can be defined as programming of keywords into a website. Now next question, which distribution system can be used to penetrate the rural market? अभी rural market को penetrate करने के लिए कौन सा distribution system जो है use होता है? Satellite system, ठीक है. तो इसका correct answer है A, satellite. Rural marketing refers to the process of applying all the elements of marketing mix and distributing those goods and services which are rural specific in nature, which result in desired exchange with the customer in rural areas in order to satisfy the consumer needs and wants and also to accomplish organizational goals. The satellite distribution system can be used to penetrate in the rural market. Now next question, which of the following options include relationship management with the external stakeholders in the value chain? तो इसका correct answer हमारा आएगा collaborative CRM. Marketing involves all the activities undertook by the firms even before production of goods and services and activities after sale of goods and services to the consumer. CRM होता है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की बात करें तो वहां पे कैसा रिलेशनशिप मैनेजमेंट होना चाहिए? तो कोलैबोरेटिव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, जहां पे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ हम एक तरह से जुड़ते हैं, ठीक है.
प्रॉपर एक एनालाइज करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं, इंप्रूव करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड कंपनी. Now, which of the following statement is false? Changes in market demand influences the marketing decision. Yes, ये statement true है कि market demand अगर change होती है तो marketing decisions भी उससे influence होते हैं. Next, competition in the market does not much influence the marketing decision. ये statement हमारी false है. Competition के साथ एक तरह से marketing decision जो है influence होते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली सेकेंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशन डिसीजन. अभी प्रमोशन डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, नॉलेज ऑफ कंज्यूमर्स. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तीनों ही फैक्टर्स जो है प्रमोशन डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, हमारी अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड नॉलेज ऑफ कंज्यूमर. नाउ व्हाट आर सोशल अग्रीमेंट्स. सोशल अग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट. जो अग्रीमेंट्स इनफोर्सिएबल होते हैं उसे हम लीगल अग्रीमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट, सब्जेक्ट टू लीगल ऑब्लिगेशन मेड बाय सोशल वर्कर. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट. जो अग्रीमेंट्स कोर्ट में एनफोर्सिएबल नहीं होते उसे हम सोशल अग्रीमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें लीगल ऑब्लिगेशन जहां पे होती है वो एक लीगल अग्रीमेंट्स में आते हैं. मेड बाय सोशल वर्कर, तो वो भी लीगल में ही आते हैं. चाहे सोशल वर्कर्स करें कोई भी अग्रीमेंट तो वो उनकी भी एक तरह से एनफोर्सिएबिलिटी होती है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड किए गए हैं. ठीक है, अग्रीमेंट एंड उनके एनफोर्सिएबिलिटी के बारे में. तो सोशल एग्रीमेंट्स रेफर्स टू द टाइप ऑफ अग्रीमेंट which are entered into by parents, children, relative, friends which do not have legal binding. ठीक है, and they are not enforceable by the law. Now, which of the following is not a quasi contract? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो क्या होते हैं? जो एक एक्सप्रेस अग्रीमेंट नहीं होता, जो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बन जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से. ठीक है, नाउ ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन enjoying benefit of non-gracious act. non-gracious act होता है जो एक तरह से हम किसी को गिफ्ट वगैरह नहीं कर रहे. ठीक है, तो अचानक ही बन रहा है, तो ये स्टेटमेंट एक तरह से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ये भी एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि अगर कोई किसी को गुड्स मिलते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसके वो गुड्स हैं उसे रिटर्न करे. नेक्स्ट है क्वांटम मेरिट. क्वांटम मेरिट भी एक तरह से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट जो नोवेशन है, नोवेशन हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच आर इम्पोज्ड बाय द लॉ. ठीक है ना, एक तरह से इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हम इसे बोलते हैं. ठीक है, जो अपने आप बन जाते हैं, और दीज आर इम्पोज्ड बाय द लॉ on between two parties who do not have a previous obligation. These contracts make sure that parties will not take unfair benefit from prevailing situation. मतलब कोई भी situation ऐसी arise हो जाती है तो इन contract में ये चीज श्योर की जाती है कि कोई एक पार्टी को unfair benefit ना हो. ठीक है, और उसकी वजह से दूसरे पर्सन को जो है वो नुकसान ना हो. ठीक है, the responsibility of finder of goods, quantum merit, obligation of a person enjoying the benefit of non-gracious acts, ये एक तरह से quasi contracts में आ जाते हैं, but जो novation है is not a quasi contract. नोवेशन की अगर हम बात करें, नोवेशन होता है the substitution of a new contract इन प्लेस ऑफ एन ओल्ड वन. मतलब पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल करके न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है. ठीक है, तो वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू?
The Competition Act 2002 has been enacted to replace MRTP Act 1969. Yes, this statement is true. ठीक है, ये statement बिल्कुल सही है. Next, the new law has been amended on 10th October 2007 by the Parliament. No, ये statement हमारी गलत है, तो इसका correct answer आएगा B only second. ठीक है. Competition Act 2002 was passed by the government of India in order to safeguard competition in Indian markets. ठीक है, एक तरह से इंडियन मार्केट्स में कंपटीशन को सेफगार्ड करने के लिए ये एक्ट बनाया गया, जो अभी रिसेंटली अमेंड हुआ है ऑन 11th अप्रैल 2023 में. ठीक है, उससे पहले जो अमेंडमेंट हुई थी वो 2009 में हुई थी, 20 मई 2009 में. ठीक है. Now next question, what is the time specified in the RTI Act 2005 for the Central and State Information Commissioner to decide on complaints? तो अभी यहाँ पे RTI Act में क्या टाइम स्पेसिफाई किया गया है for the Central and State Information Commissioner to decide on complaints? तो यहाँ पे कोई भी ऐसा टाइम स्पेसिफाइड नहीं है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है D. The Right to Information Act 2005 is the act which provides the right to common people to access any information for the government or a public authority, or such body shall reply within 30 days of the request. Means वो information उन्हें 30 दिन के अंदर अंदर मिल जाती है. There is no time specified in the Right to Information Act for Central and State Information Commissioner to decide on complaints. ठीक है, complaints के regarding वहां पे कोई भी time specified नहीं है. Now next question, what is the full form of IPC with respect to IPRs? अगर हम IPR की बात करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है, तो अभी उसके रिगार्डिंग IPC की फुल फॉर्म क्या है, क्या एब्रिविएशन होगी? तो इसकी करेक्ट आंसर है C, इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन. ठीक है, ये आपने याद रखना है. यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं रिगार्डिंग द ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, कॉपीराइट, पेटेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे IPC की एब्रिविएशन है इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन. Now what is a stipulation which is collateral to the purpose of contract in the sale of गुड्स एक्ट? ठीक है, अभी कोलेटरल कौन सी होती है? तो यहाँ पे आएगा वारंटी. ठीक है, वारंटी एक तरह से कोलेटरल टू द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है. The Sale of Goods Act 1930 has laid down certain provision with respect to contract between the seller and buyer, wherein seller agree to transfer the ownership or title of goods to the buyer in return for the consideration. Warranty refers to the stipulation which is collateral to the purpose of contract. Now next question, which of the following statement is false? Tax is levied on total income of an assessee. No, ये statement false है. ठीक है, gross total income पे tax levy होता है. Next, the full form of EPZ is export promotion zone. No, export processing zone है EPZ की full form. तो दोनों statement क्या है हमारी false. तो correct answer आएगा हमारा C. Now, which of the statement is true? Tax cannot be shifted when it is purely personal. Yes, ये statement हमारी बिल्कुल correct है कि जब tax जो है purely personal हो तो उस time पे shift नहीं होता. ठीक है. Next, the tax cannot be shifted when it is levied upon economic surplus. तो ये भी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू.
According to the Income Tax Act 1961, the liability and amount of tax paid by a person is determined by the residential status. Residential status of person and incidence of tax are interrelated. Such residential status can be evaluated by period of his stay in India. Tax cannot be shifted when it is purely personal and when it is levied upon economic surplus. Now, which of the following statement is false? Gratuity is fully exempted from tax in India. False. ये statement false है. ठीक है. Compensation given in case of any disaster is exempted from tax in India. ये statement हमारी true है, तो only one. ग्रेचुटी पूरी की पूरी एग्जम्प्टेड नहीं होती. यहाँ पे एक प्रॉपर ग्रेचुटी का हम पॉइंट करेंगे इनकम टैक्स की वीडियो में. ठीक है. बट जो कंपेंसेशन दी जाती है इन केस ऑफ एनी डिजास्टर वो फुल्ली एग्जम्प्टेड होती है इन इंडिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पर्सन हु हैज द राइट टू रीएक्वायर और टेक बैक एनीथिंग लीगली विच गिवन अर्लियर इन एन अग्रीमेंट? ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, माइनर या रिवोकेबल? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, रिवोकेबल. जब कॉन्ट्रैक्ट जो है रिवोक करता है कोई पर्सन, ठीक है, जैसे सपोज मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको मोबाइल दूंगी और आप मुझे 10,000 रुपीज देना. सपोज मैंने आपको मोबाइल दिया बट आपने 10,000 रुपीज मुझे नहीं पे किया अभी तक. ठीक है, तो मैं वहां पे आपके पैसे पे करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकती हूँ. ठीक है. रिवोकेबल इज अ पर्सन हु हैज द राइट टू रिक्वायर और टेक बैक एनीथिंग लीगली विच गिवन अर्लियर इन एन अग्रीमेंट. Now next question, which of the following statement is true? The order passed by assessing officer to pay advance tax cannot be revised by him. तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. असेसिंग ऑफिसर जो है अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिवाइज कर देता है, ठीक है, जो भी एडवांस टैक्स उसने पे किया है. Next statement, after making the payment of advance tax, if there is a change in tax liability, then the taxpayer can revise quantum of tax paid in the remaining installment. Yes, ये statement हमारी बिल्कुल correct है. अगर कुछ tax liability में change आता है तो वो next statement में वो quantum of advance tax जो है revise कर सकता है. तो only second statement is correct. Advance tax means the income tax which is payable in parts and when the assessee earn an income. The order passed by assessing officer to pay advance tax can be revised by him according to the assessee's requirement or complaints. After making payment of advance tax, if there is a change in the tax liability, then the taxpayer can revise the quantum of advance tax in the remaining installments. Now next question, which of the following is not a benefit of e-filing of IT return, income tax returns? It is convenient method of filing the return. Yes, e-filing is a convenient method, तो ये benefit है. It is more accurate than the paperwork. Yes, this is also a benefit. High security is maintained in e-filing of return. Yes, this statement is also correct. All are the benefit of e-filing. Yes, तो हमारा correct answer आएगा D. ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि बेनिफिट नहीं है. The tax levied on a company's income is based on company's name, company's profile, industry type या legal residence. तो इसका करेक्ट आंसर है डी, लीगल रेजिडेंस. ठीक है, कंपनी इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स लेवी होता है. कंपनी का नेम, प्रोफाइल या इंडस्ट्री टाइप के बेसिस पे टैक्स लेवी नहीं होता. तो इसका करेक्ट आंसर है डी. Now next question, what is the systematic evaluation between product functionality and प्रोडक्ट कॉस्ट इज नोन एज? अभी अगर हम देखें प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी एंड प्रोडक्ट कॉस्ट को अगर हम सिस्टमेटिकली इवेल्युएट करें तो उसे हम वैल्यू इंजीनियरिंग बोलेंगे. ठीक है,
value engineering. Transfer pricing refers to the process in which a party from one country transfer goods and services to another party from a different country for a price. Such price is called as transfer price. Value engineering refers to the process of systematic evaluation conducted between the functionality of product and the cost of product. Now next question, in T distribution for two independent samples n1 is equal to n2 is equal to n, then the degree of freedom is equal to, अब इसका करेक्ट आंसर हमारा आएगा 2n minus 2. ये हमारा एक तरह से स्टैट का क्वेश्चन है जो हम एक ये हमारा टी टेस्ट के रिलेटेड है क्वेश्चन, डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो ये वाला क्वेश्चन हम एक अलग वीडियो में समझेंगे, तो इसका क्या कंसेप्ट है इसके पीछे. नाउ थैंक यू. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लर्निंग स्पॉट बाय महक.